नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो इस बुलेटिन में हम आपको देश विदेश की राज्यों की 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे, जिसमें पहली खबर पीएम मोदी के साउथ दौरे को लेकर के है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर है। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी हैं। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च की इंडिया अलायंस की रैली का जवाब दिया। मोदी ने कहा कि मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूं और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इसके अलावा मोदी ने तेलंगाना की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति पर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। मोदी ने कहा कि तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है। मोदी इन्हें नहीं छोड़ेगा। तेलंगाना के जगतियाल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक जाएंगे, जहां वे शिवमोगा में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकालेंगे। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इससे जुड़ी सारी जानकारी 21 मार्च तक शेयर करे। सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी जिक्र किया है, जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चल पाए। 21 मार्च तक शाम 5 बजे इसे लेकर के सब कुछ जानकारी शेयर करनी है और इसके साथ ही एफिडेविट भी चेयरमैन को दाखिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। इसे लेकर के एफिडेविट भी दाखिल करे। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सीबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता है, इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। सीजेआई ने कहा एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। ये रवैया बिल्कुल सही नहीं है। बॉन्ड के यूनिक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर ओपी राजभर का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी गलत नहीं है। पहले पार्टी नहीं, नेताओं के जेब में पैसा जाता था, पार्टी को पैसा मिलेगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर डेट आगे बढ़ाई गई है। 21 तारीख का अब इंतजार सभी को है, क्योंकि इसी दिन अब एसबीआई पूरी डिटेल शेयर करेगा। इसके साथ ही एफिडेविट भी दाखिल करने की बात सीजीआई की तरफ से चेयरपर्सन को कही गई है। तमाम बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ जानकारियां अब आगे आने वाले वक्त में निकलकर सामने आ सकती है तनु? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए तीखी टिप्पणी की है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुनवाई हुई और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है उनकी अध्यक्षता में ये जो है आज सुनवाई हुई। वहीं जो सीजेआई है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि एसबीआई से कहा कि कोई भी जानकारी जो है वो छिपाई नहीं जा सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी जो है अब सार्वजनिक करनी होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड के जो यूनिक नंबर है वो बताने के लिए सोमवार यानी कि आज तक का ही समय दिया था। कोर्ट ने ये पूछा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची दी गई है तो आखिर इसमें जो यूनिक नंबर है वो क्यों नहीं बताए गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आखिर कब तक पूरी जानकारी अभी तक जो जानकारी है वो पूरी मतलब दी क्यों नहीं। तो फैसले में ये साफ साफ बता दिया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उससे जुड़े सारे आंकड़े बताए जाने हैं, तो इसमें सेलेक्टिव होने की तो गुंजाइश नहीं थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हर हाल में एसबीआई को कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। एसबीआई की तरफ से जो वरिष्ठ वकील है हरीश साल्वे पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा मौका दिया जाए ताकि आदेश को ठीक से समझा जा सके। और वहीं अब 21 मार्च तक हलफनामा जो है वो देना होगा। 31 मार्च को एक बार फिर से सुनवाई होगी, जिसमें बताना पड़ेगा कि उनके पास में जो उपलब्ध जानकारी है वो उन्होंने छिपाई नहीं है। इसके अलावा जो तुरंत चुनावी बॉन्ड के जो नंबर है वो चुनाव आयोग को दे दिए जाए, जिससे उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। कोर्ट ने ये भी कहा कि हर जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज के लिए हमारे आदेश पर निर्भर रहना भी ठीक बात नहीं है। चुनाव आयोग को भी इसे लेकर के पूरी डिटेल्स अपलोड करने की भी बात कही गई है तनु। और इसके साथ ही जो तमाम विपक्षी दल हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनका भी अब आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला देख रहे हैं। तमाम स्टेटमेंट अलग अलग लोगों के सामने आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, हम बीते दिनों से ये देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है गरिमा, वो शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा चंदा जो है वो बीजेपी पार्टी को मिला है। तो बीजेपी का ये भी एक षड्यंत्र है, ऐसा भी मतलब जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। वहीं जब एसबीआई ने जब टाइम और ज्यादा मांगा था 30 जून तक का, तब भी हमने ये देखा कि लगातार जो है वो बताया जा रहा था कि जो सरकार है, जो सत्ता है, उसके कारनामों को छिपाने के लिए और जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनको छिपाने के लिए जो है ये टाइम मांगा जा रहा है। तो लगातार जो अब सिलसिला है वो हम देख रहे हैं, और साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो भी जारी है। तो ऐसे में देखना होगा गरिमा कि आगे जो है, अब जो 21 मार्च को हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है, तो जब सुनवाई होगी तब क्या कुछ होगा, और साथ ही चुनाव आयोग जो है वो भी सारी डिटेल्स जो है वो अब अपलोड करेगा, और कोई भी जानकारी अब छिपाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये बहुत कड़ी फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो लगाई गई है। तनु, जिस तरह से देख रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, चुनाव होने हैं, और इन सब के पहले केंद्र सरकार पर इसे लेकर के तमाम आरोप लग रहे हैं, ऐसे में कितना असर बीजेपी की सत्ता है केंद्र में, कितना असर देखने को मिल सकता है बीजेपी पर? जी गरिमा, जिस तरीके से हमने देखा कि जो डेट है वो अब सामने आ गई है, और जल्द ही जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं, और जो चुनाव है वो एक पर्व की तरह है। तो ऐसे में जो मुद्दे हैं गरिमा, वो इस बार तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, और अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मामला है, लगातार जो है वो जनता भी जागरूक हो गई है। वो भी जैसे ही जो डाटा है वो अपलोड किया गया, तो जो आम जनता है उसने भी ये देखने की कोशिश करी। हालांकि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से तल्ख टिप्पणी लगातार की जा रही है और मामले की सुनवाई भी की जा रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा तो हो सकता है गरिमा कि पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का, लेकिन इससे ज्यादा जो फर्क है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम जनता को ये फर्क नहीं पड़ता कि किसने जनता दी है, किसने चंदा दिया और किस पार्टी को कितना दिया, क्योंकि उसमें हर एक जो पार्टी है लिस्ट में सबके नाम है कि किसको कितना चंदा दिया गया है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहिएगा। तो एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट को अब पूरी जानकारी 21 मार्च के शाम 5 बजे तक देनी है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 17 मार्च को समन भेजकर आज 18 मार्च को बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के न जाने की जानकारी देते हुए ईडी के इस समन को गैर कानूनी बताया और कहा कि जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। आपका मानना है कि बीजेपी ईडी के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है। दरअसल सीबीआई ने जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। 17 मार्च से पहले केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी लगातार तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, अब एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस बार भी ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, तमाम तर्क दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल गरिमा, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में जो सूबे के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश आज नहीं हुए, और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जब कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है। आपका ये कहना है कि ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है, और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा गया कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने भी इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर जो केजरीवाल है वो ईडी के सामने अगर पेश होते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी तादाद में बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने गरिमा तस्वीरें देखी कि प्रदर्शन की हमने तस्वीरें देखी थी जब जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो इस आज दिल्ली पुलिस जो है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आई। वहीं जो डीसीपी सेंट्रल है उन्होंने भी एक सर्कुलर जारी करते हुए पुलिस फोर्स को तैयार रहने के लिए कहा था, लेकिन आज जो है वो हमेशा की तरह जैसे ये अनुमान भी था कि वो पेश नहीं होंगे, और वो पेश नहीं हुए क्योंकि लगातार जो है आम आदमी पार्टी वो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो ये चाहते हैं कि केजरीवाल चुनाव से पहले जेल के अंदर चले जाएं।
तनु, जिस तरह से नॉर्म्स है, अधिकार है जांच एजेंसियों के पास में कि अगर 3 समन जारी होने के बाद भी कोई भी नेता या फिर कोई भी इंसान अगर उनके सामने पेश नहीं होता है तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। ऐसे में लगातार केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये बार बार ये बात कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, चुनाव में प्रचार प्रसार न किए जाए, इसे लेकर के गिरफ्तारी करा सकती है बीजेपी, ईडी और बाकी अन्य जांच एजेंसियों से। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से हमने देखा कि जो शराब नीति घोटाला मामला था उसमें भी केजरीवाल को जो है वो 9वां समन जारी कर दिया और लगातार 8 समन उन्होंने इग्नोर किए। वहीं अब जल बोर्ड वाला जो मामला है उसमें भी उनको समन जारी किया लेकिन वो पेश नहीं हुए। हालांकि अभी भी जो ईडी है वो पूछताछ कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है। तो ऐसे में जो आपकी जो मंत्री है आतिशी, उन्होंने भी ये कहा कि अब उनको जो चुनाव जैसे आने वाले हैं तो जो अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है वो एक ये पूरा षड्यंत्र रच रही है कि जब उनको आबकारी नीति वाला जो घोटाला मामला है उसमें जब उनको संशय होने लगा तो अब उन्होंने जल बोर्ड वाला मामला खड़ा कर दिया। तो ऐसे में जो केजरीवाल की मुश्किलें हैं वो लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो अभी भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन अब जो ईडी की कार्रवाई होगी उसमें भी तेजी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से 2 मामले अब सामने आ गए हैं और एक में उन्हें 9वां समन जारी हुआ है और अब आज वाले समन पे भी वो पेश नहीं हुए। तो ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो गरिमा लगातार केजरीवाल की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हो सकता है कि चुनाव से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है तनु, मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब 9वां समन भी जारी हुआ है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो अभी भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी की राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव कैंडिडेट्स को लेकर के लगातार बैठक आयोजित की जा रही है। जो सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में समाजवादी पार्टी के सभी नेता शामिल हुए हैं। बैठक में शिवपाल यादव भी मौजूद हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय में अपने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की है। बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से बूथ स्तर के कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ वरिष्ठ पदाधिकारी साथ में मिलकर लोकसभा चुनाव में काम करें। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी। इसके साथ ही जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, इसका भी जिक्र चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अब इन सब के बाद आज सपा की बड़ी बैठक लखनऊ में, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। ये बात कही जा रही है कि सपा में 20 सीटों पर मंथन चल रहा है और इस बैठक के बाद कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है कि आप किसी भी तरह से, चाहे पक्ष की पार्टियां हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, वो किसी भी तरह की मंच से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ है, जिस तरह से बैनर पोस्टर और झगड़ालू भाषणों का जिस तरह से उपयोग करते थे वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्वक चुनाव होना चाहिए। उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया था। और दूसरी बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जिस तरह से गैस एजेंसियां हैं वो भी जो वोटर्स हैं उनको बताने के लिए, उनको गाइडलाइन करने के लिए बैनर पोस्टर लगाया जाए। और दूसरी बड़ी बात है कि पेट्रोल पंप पर भी बैनर पोस्टर लगाए जाएं, वोटरों को बताया जाए जो है। और सबसे बड़ी बात है, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार प्रदेश कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं, जो 20 कैंडिडेटों की बात चल रही है, जो 20 प्रत्याशियों की बात कर रही है वो पश्चिमी के हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं जिसमें कि शिवपाल यादव भी मौजूद, और दूसरी बड़ी बात है कि अगर अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं तो बैठक में जो प्रत्याशी हैं उनको देखा ये जा रहा है कि कौन से प्रत्याशी किस जगह पे, किस जिले में फिट बैठेंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जो मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन किया गया है, उसमें कांग्रेस के भी जो पदाधिकारी रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी के भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 20 सीटों का मंथन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अखिलेश यादव जिस तरह से बैठक कर रहे हैं, ये
अखिलेश यादव का ये सोच है कि जो बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं, जैसे बूथ स्तर का पदाधिकारी, इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि जो बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं वो गांव गिराव के बारे में जानते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। जो उच्च पदाधिकारी हैं वो बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ मिलकर गांव और शहर कस्बों में जाकर प्रचार प्रसार करें, लोगों को समाजवादी और कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं उसे बताएं, उसे गिनाएं। तो इसको देखते हुए अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाता है, राशिद, जिस तरह से देख रहे हैं कि पार्टी में अंतरकलह की भी तस्वीरें खूब निकलकर सामने आती हैं। शिवपाल यादव का स्टेटमेंट था कि अखिलेश यादव चाहे उनके परिवार के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं। ऐसे में ये जो रार है, ये जो अंतरकलह है पार्टी के अंदर का, क्या वो भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? और ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस से, 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में खूब कही जा रही है, युवाओं की गारंटी, कितना असर देखने को मिलेगा अगर हम अंतरकलह की भी बात करें और इस गठबंधन का भी जिक्र करें तो? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर शिवपाल यादव की बात करें तो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराधिकारी की बात आती है तो पहले भी शिवपाल यादव ने कहा था कि उत्तराधिकारी अगर समाजवादी पार्टी का बनाया जाए तो हमें बनाया जाए। उसको लेकर शिवपाल यादव ने एक अपनी पार्टी भी खड़ी कर ली थी। उसके बाद जिस तरह से मुलायम सिंह ने अपने भाई को मनाने के बाद शिवपाल यादव अखिलेश यादव से आकर मिले, तो अखिलेश यादव जिस तरह से आज बैठक में सम्मिलित हुए थे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये भी मानना होगा कि जो उनके करीबी हैं, जो उनको मानने और चाहने वाले हैं शिवपाल यादव को, उनके कैंडिडेटों को भी टिकट मिले। इसलिए अखिलेश यादव से शिवपाल यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मीटिंग में शामिल भी हो रहे हैं, क्योंकि रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन उतारेगी और किस तरह से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने सामना करेगी। क्योंकि अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम करते आई है, काम की है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ही रास्ता चलकर दिल्ली पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम किए हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में दिल्ली में शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के वहां भी मंथन चलेगी। तो सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम किए, उसको देखते हुए जो वोटर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जैसे आवास योजना हो गया, उसके बाद उज्ज्वला योजना हो गया, जो धरातल पर जिस तरह से काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 63 सीटें लेकर आई थी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कमजोर थी। तो इस बार जिस तरह से पहली गलतियां जो समाजवादी पार्टी ने किया था उसे दोहराने का काम नहीं कर रही है, इसलिए अपने जो पदाधिकारी हैं उनको साधने का काम करे। उनके साथ लगातार समाजवादी पार्टी मीटिंग कर रही है और समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि अगर हमारी कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट उतरता है तो जो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ मिलकर काम करे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, ऐसा न करें कि ऐसा। ठीक है राशिद, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सपा विधायकों के साथ अखिलेश यादव की बड़ी बैठक चल रही है, मंथनों का दौर लगातार देखा जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अब उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा। फिलहाल वो स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। चिकित्सा आधार पर कोर्ट ने उन्हें 26 मई 2023 को जमानत दी थी। तब उन्हें 6 हफ्ते के लिए छोड़ा गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनके मीडिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जैन को जमानत देने का आग्रह किया था और कहा था कि गवाहों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वो ईडी ने पूर्व मंत्री को जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब भी वो जेल से बाहर आना चाहते हैं तो वो चिकित्सा आधार पर जमानत लेते हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, अब बड़ा झटका सत्येंद्र जैन को लगा है। 2022 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन ये बेल पर बाहर थे और इन सब के बाद अब इन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा। क्या कुछ अपडेट?
जी हाँ गरिमा, बिल्कुल 26 मई 2023 को पहली बार स्वास्थ्य की खराबी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन को बेल दी थी। जो बेल की जो तिथि रखी गई थी वो 6 सप्ताह की रखी गई थी, परंतु स्वास्थ्य की खराबी के कारण लगातार बेल को बढ़ा दिया गया था। 9 महीने बाहर रहने के बाद आज सोमवार को जो है कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने को कहा है। आपको बता दूं कि इसके अलावा दिल्ली के 3 मंत्री और जो है शराब घोटाले के मामलों में जेल में है, जिसमें जो मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री है मनीष सिसोदिया ठीक है। और इसके अलावा तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करना होगा। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।